हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB के भूगोल से जुड़े हुए खास सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें DSSB के सिलेबस में मेंशन भूगोल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनसे जुड़े हुए तथ्य, उनसे जुड़े हुए कंसेप्ट को हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर रखी है, जैसे हमने देशांतर अक्षांशीय रेखाओं के बारे में समझा, पृथ्वी की विभिन्न गतियों के बारे में देखा, कैसे पृथ्वी घूर्णन गति करती है, कैसे पृथ्वी में ऋतुओं में परिवर्तन होता है, कैसे मौसम निर्धारित होते हैं, किसी स्थान पर यदि हम खड़े हैं, चाहे वह विश्व में कहीं भी हो, उस स्थान का एग्जैक्ट समय आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने इन सारे विषयों पर टॉपिक पर क्या कर रखा है, डिस्कशन कर रखा है। आप चाहें तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में विजिट करिए और उन टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। फिर हमने समझा भूकंप के बारे में, और फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमने देखा कि कैसे पृथ्वी मूवमेंट करती है ना। हमने पृथ्वी के संचलन के बारे में देखा। पृथ्वी के संचलन में हमने समझा था किसके बारे में, बहिर्जात बल के बारे में और अंतर्जात बल के बारे में, जिसमें हमने अंतर्जात बल को डिटेल से पढ़ा था, कैसे इसमें पटल विरूपणी संचलन काम करता है, कैसे इसमें आकस्मिक संचलन काम करता है, हमने इसे डिटेल से जाना था। हमने बहिर्जात बल के बारे में जब पढ़ा तो हमने उसमें देखा कि इसमें अनाच्छादन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अनाच्छादन की क्रिया, डिनोडेशन की क्रिया हमने किसमें पढ़ी थी, बहिर्जात बल के भीतर पढ़ा। भूगोल के सेगमेंट में जब हम पृथ्वी की गति पढ़ते हैं, पृथ्वी में मूवमेंट पढ़ते हैं, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है पृथ्वी के मूवमेंट को लेकर। ठीक है, पृथ्वी के मूवमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट कारक है वह है अंतर्जात बल। ठीक है, पृथ्वी संचलन की जब हम बात करते हैं, भू संचलन की बात करते हैं, तो अंतर्जात बल और अंतर्जात बल को हमने डिटेल से पढ़ रखा है। फिर हमने देखा कि कैसे बहिर्जात बल पृथ्वी के संचलन में सहायक है, और बहिर्जात बल में, एक्सोजेनेटिक फोर्स में हमने पढ़ा किसके बारे में, अनाच्छादन के बारे में, कि आखिर अनाच्छादन क्या है। अनाच्छादन को पढ़ते हुए हमने डिटेल से समझा कि जो अनाच्छादन की प्रक्रिया है, डिनोडेशन की प्रोसेस है, यह दो प्रक्रियाओं का संगम है। पहली प्रक्रिया क्या थी, अपक्षयण यानी अक्षय, जिसे हम अपक्षय भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, अक्षय वेदरिंग। ठीक है, हमने वेदरिंग को भी डिटेल से समझा कि आखिर वेदरिंग की प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, अक्षय क्या है। इसमें कैसे हमने देखा कि अक्षय को एक स्थैतिक प्रोसेस या स्थैतिक प्रक्रिया कहा जाता है, और अनाच्छादन के भीतर अक्षय के अलावा जो दूसरी प्रोसेस है वह है अपर्दन। ठीक है, अपर्दन मींस इरोजन। हमने इन दोनों को डिटेल से समझने की कोशिश करने के बारे में बात कही थी, और इस क्रम में जैसे हमने डिटेल से समझा था वह था अक्षय, या इसे अक्षयण भी कह सकते हैं, जैसे हम वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, और वेदरिंग को समझने में हमने देखा कि कैसे किसी खास स्थान पर या स्थान विशेष पर चट्टान क्या होती है, चट्टानों में विघटन और वियोजन की प्रक्रिया होती है। विघटन और वियोजन की प्रक्रिया होती है। तो जब किसी स्थान विशेष में चट्टानों में विघटन और वियोजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप चट्टान के टुकड़े हो जाते हैं और वही स्थान पर वे बिखर जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अक्षय कहते हैं, अक्षयण कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, तो अक्षय के विभिन्न कारक हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि चाहे कारक कोई भी हो, चाहे कारक जल हो, पवन हो, हिमनद हो, कुछ भी कारक हो, ध्यान क्या रखना है कि यहाँ जो चट्टानों में विघटन और वियोजन की प्रोसेस या प्रक्रिया होती है, इसके अंतर्गत चट्टान एक ही स्थान पर, या आप कह सकते हैं उसी स्थान पर, स्थान विशेष पर क्या होती है, बिखर जाती है। लेकिन यहां पर क्या होता है, चट्टानों का स्थानांतरण नहीं होता। ये इसकी एक इंपॉर्टेंट बात थी जिसे हमने पढ़ा भी था। चट्टानों में क्या नहीं होता, अक्षयण की प्रक्रिया में चट्टान टूटकर विघटित और वियोजित होकर
ध्यान रखिएगा, विघटित और वियोजित होकर, डिसइंटीग्रेटेड एंड डिकम्पोज होकर क्या होती है, एक ही स्थान पर, उसी स्थान पर बिखर जाती है। चट्टानों की जो टुकड़े हैं, चट्टानों की जो कण हैं, उनमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण नहीं होता है। किसमें? अपक्षयण में। और आज हम ठीक इसके ऑपोजिट पढ़ने वाले हैं, अपरदन के बारे में। अपरदन के बारे में यानी इरोजन के बारे में। आज हम इरोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे इरोजन की जो प्रक्रिया है, हो सकता है आपको इसमें स्पेलिंग समझ में ना आए, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। कैसे अपरदन की प्रक्रिया एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। क्या है? एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, जहां हमने देखा कि अनाच्छादन दो प्रक्रियाओं का योग है, जिसमें अपक्षयण और अपरदन शामिल है। अपक्षयण एक स्थैतिक प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर चट्टानों में जो विघटन और वियोजन होता है, चट्टानों के टूटने की जो क्रिया होती है, वे एक ही स्थान पर होती है। लेकिन अपरदन, ध्यान रखें, अपरदन एक गत्यात्मक क्रिया है। गत्यात्मक क्रिया का मतलब यह है कि इसमें चट्टानों में होने वाला जो विघटन और वियोजन था, जो अपक्षयण की प्रक्रिया थी, उससे जो कण प्राप्त हुए, उससे जो कण नीचे बिखरे, गिरे, असंगठित हुए। ध्यान रखिएगा, चट्टानें क्या हुई? असंगठित हुई। असंगठित होने का मतलब क्या हुआ? चट्टानों में विघटन और वियोजन की प्रक्रिया के माध्यम से चट्टानें असंगठित हुई, चट्टानें बिखरी, और वे जो कण हैं वे अपरदन के कारकों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित हुए। तो इस स्थानांतरण की वजह से ही अपरदन क्या हो गया? अपरदन एक गत्यात्मक क्रिया हो गई। अपरदन क्या है? एक गत्यात्मक क्रिया। अब इसकी डेफिनेशन में आप कैसे लिखेंगे? जैसे हमने देखा कि अपक्षयण की प्रक्रिया के माध्यम से चट्टानों में विघटन एवं वियोजन की प्रक्रिया हुई, विघटन एवं वियोजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप चट्टानें असंगठित हुई, तो इन असंगठित चट्टानों से प्राप्त जो चट्टानों के टुकड़े हैं, उन टुकड़ों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हुआ। अब ये स्थानांतरण किन के माध्यम से हुआ? अपरदन के कारकों के माध्यम से हुआ। अपरदन के कारक कौन कौन से हैं? तो अपरदन के कारक में प्रमुख जो कारक है वह है पवन और क्या? बहता हुआ जल। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहता हुआ जल। हालांकि भूमिगत जल भी अपरदन के कारकों में शामिल है, हिमनद भी अपरदन के कारकों में शामिल है, हिमानी जिसे आप कहते हैं अपरदन के कारकों में शामिल है। लेकिन जो महत्वपूर्ण अपरदन के कारक है, जिनके माध्यम से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा, स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, या आप कह सकते हैं कि वे कारक जिसके माध्यम से जो भी स्थलाकृति निर्मित हुई है, उनसे चट्टानों के टुकड़े छोटे छोटे एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहाकर ले जाया जाता है, उसमें क्या शामिल है? अपरदन शामिल है, ठीक है। और वे महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं? पवन जिसे हम वायु कहते हैं, दूसरा नदी, प्रवाहित जल जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने वाला आप क्या कह सकते हैं? जल। अब क्या ध्यान रखना है कि अक्षय द्वारा जो चट्टानी संरचना से, ध्यान रखें, चट्टानी संरचना जो असंगठित हो गई, उससे जो हमें कण प्राप्त हुए, उन कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया। और जो अपरदन के कारक द्वारा स्थानांतरण हुआ है, उस स्थानांतरण की प्रक्रिया में होने वाले भौतिक एवं रासायनिक जो आपको डिफरेंस देखने मिलेगा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को साथ में मिलाकर हम अपरदन कहते हैं, ठीक है। तो अपरदन एक प्रकार की क्या है? गत्यात्मक क्रिया है, जिसमें जो असंगठित चट्टान है, असंगठित मतलब चट्टान क्या हो गई? अब विघटित हो गई। संगठन का मतलब क्या होता है? एक साथ आना, और असंगठन का मतलब अब जो भी कण थे वो क्या हो गए? दूर दूर हो गए। चट्टानों के कण क्या हो गए? दूर हो गए। तो असंगठित जो चट्टान हमें प्राप्त हुई अपरदन की प्रोसेस के बाद, जो चट्टानें टूटकर नीचे बिखर गई, ठीक है। तो असंगठित जो चट्टान हमें प्राप्त हुई, यानी जो कण असंगठित होकर क्या हो गए? अवसाद में परिवर्तित हो गए थे। किसमें? अपक्षयण की प्रक्रिया में। अब असंगठित जो अवसाद है, उसका अपरदन के कारकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने की फलस्वरूप जो प्रक्रिया है, उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसे हम अपरदन कहते हैं। तो ध्यान क्या रखना है कि जो असंगठित चट्टान थी, उस असंगठित चट्टान के स्थानांतरण के समय ही
जो हमें पूरी प्रोसेस गुजरी स्थानांतरण की, उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है, और जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है वह अपर्दन है। ठीक, अब अपर्दन की जब आपको डेफिनेशन लिखना हो तो आपको क्या लिखना है कि अक्षय द्वारा जो चट्टानी संरचना है जिसका विघटन और वियोजन हुआ था, उससे प्राप्त असंगठित जो हमें कण प्राप्त हुए, आप कह सकते हैं चट्टानों के वियोजन और विघटन के बाद असंगठित होकर जो चट्टान हमें प्राप्त हुई, उसमें अपर्दन के कारकों के द्वारा क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ, और स्थानांतरण के क्रम में जो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हुआ उसे ही क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, असंगठित चट्टानों का क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण। ठीक है, तो असंगठित जिसे हम क्या कहते हैं, असंगठित चट्टानों की हम क्या कहेंगे, उसे अवसाद। असंगठित चट्टानों से प्राप्त अवसादों का अपर्दन के कारकों के द्वारा, ध्यान रखेगा, अवसादों का अपर्दन के कारकों के द्वारा, आप ध्यान रखिएगा, अपर्दन के कारकों के द्वारा क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो स्थानांतरण, ध्यान रखिएगा, स्थानांतरण असंगठित चट्टानों से प्राप्त अवसादों का अपर्दन के कारकों के द्वारा स्थानांतरण के समय या स्थानांतरण के फलस्वरूप अवसादों में, या आप कह सकते हैं चट्टानों में, ठीक है, हालांकि अवसाद शब्द यहाँ पर ज्यादा एग्जैक्ट होगा, तो उन अवसादों में या उन चट्टानों में क्या हो रहा है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, तो ध्यान रखिएगा, स्थानांतरण के फलस्वरूप चट्टानों में होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को आप क्या कहेंगे, अपर्दन कहेंगे। परिवर्तन को अपर्दन कहा जाता है, अपर्दन कहा जाता है। इस तरीके से हमने क्या समझा, हमने समझा कि अपर्दन की जो प्रक्रिया है, अपर्दन क्या है, ये चट्टानों में स्थानांतरण के समय होने वाला भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक प्रश्न और यहाँ पर उठेगा क्या, कि आखिर अपर्दन के समय जो असंगठित चट्टान है उसमें होने वाला भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या है। धरातल में होने वाले जितने भी अनवरत परिवर्तन हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अपर्दन की वजह से धरातल में होने वाले जो क्या हो रहे हैं, अनवरत परिवर्तन हो रहे हैं, वे दो तरीके से होते हैं। और यह भी ध्यान रखें कि धरातल पर होने वाले सभी अनवरत परिवर्तन जो ऊपर हो रहे हैं धरातल पर, वे किसकी वजह से हो रहे हैं, अपर्दन की वजह से हो रहे हैं, जिसमें अपर्दन के साथ साथ क्या शामिल है, अक्षयण शामिल है। यानी अपर्दन के लिए सहायक कौन है, अक्षयण। कहीं ना कहीं अक्षय अपर्दन में सहायता प्रदान करता है, लेकिन अपर्दन मतलब या आप कह सकते हैं कि अक्षयण एकमात्र वजह नहीं है जिसकी वजह से अपर्दन होता है। तो अक्षय सहायक है अपर्दन में, लेकिन एकमात्र वजह नहीं है अपर्दन की। ठीक है, अन्य क्रियाओं के माध्यम से भी अपर्दन होता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जो अपर्दन हुआ है उसमें दो चीजें हमने देखी, एक तो हमने देखा भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज आप देखेंगे। ठीक है, आपने क्या देखा, जो अपर्दन का कारक है, अपर्दन के कारकों में आपने देखा कि नदी, जल, पवन, इनके माध्यम से जो चट्टान है, जो अवसाद है, उनका स्थानांतरण हो रहा है। स्थानांतरण के क्रम में उनमें जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो रहा है वही अपर्दन है। अब ये अपर्दन किसके माध्यम से हो रहा है, एक तो भौतिक परिवर्तन के माध्यम से, दूसरा रासायनिक परिवर्तन की वजह से। ठीक है, तो जो परिवर्तन, ध्यान रखें, जो भौतिक अपर्दन है उसे आप क्या कहेंगे, फिजिकल इरोजन। ध्यान रखें, फिजिकल इरोजन, भौतिक अपर्दन और परिवर्तन, या आप कह सकते हैं भौतिक अपर्दन। ठीक है, दो तरीके से होगा, एक को भौतिक अपर्दन क्योंकि दो तरीके से चेंज हो रहे हैं, और दूसरा क्या है, रासायनिक अपर्दन। रासायनिक अपर्दन को आप क्या कहेंगे, केमिकल इरोजन।
केमिकल इरोजन, केमिकल इरोजन। ठीक है, अब भौतिक अपरदन क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। इसी के फलस्वरूप फिर हम रासायनिक अपरदन को भी समझेंगे। सबसे पहली बात, भौतिक अपरदन के मुख्य कारक क्या हैं, ये ध्यान रखना है आपको अपरदन के क्रम में। तो जब हम भूस्थलाकृतियों की बात करते हैं, मान लीजिए कि भूस्थलाकृतियों के जो हमारे पास भूस्थलाकृतियां मौजूद हैं, क्योंकि अपरदन कहाँ देखने को मिलता है, भूस्थलाकृतियों में ही देखने को मिलता है। भूमि में जो स्थलाकृतियां बनी हुई हैं उन्हीं में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, चट्टानों का प्रवाह आपको उन्हीं में देखने को मिलेगा, कणों का। ठीक है, तो भूस्थलाकृतियों का जो अपरदन है उसमें जो कारक मौजूद है मुख्यतः जो ऊपर आपको दिखाई देते हैं, वे सभी कारक कौन से हैं, भौतिक अपरदन के फलस्वरूप। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे, जैसे भूआकृति में होने वाले कोई भी परिवर्तन, भूआकृतियों में आपको आंख से दिखने वाला अपरदन के कारकों द्वारा होने वाला परिवर्तन भौतिक अपरदन कहलाता है। अपरदन के कारक में कौन कौन सी चीजें शामिल है भूस्थलाकृतियों के अपरदन में, तो ध्यान रखें, एक तो बहता हुआ जल, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, बहता हुआ जल ये क्या है, अपरदन का मुख्य कारक माना जाता है। ध्यान रखिए, भौतिक अपरदन में भूस्थलाकृतियों में अपरदन के कारकों द्वारा होने वाला जो परिवर्तन है वही भौतिक अपरदन कहलाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बहता हुआ जल। ठीक है, बहता हुआ जल क्या करता है, प्रवाह, एक गति से प्रवाहित होता है, और जब यह गति से प्रवाहित होता है स्थलाकृतियों को क्या करता है, प्रभावित करता है, स्थलाकृतियों कण चट्टानों को अपने साथ बहा कर लेकर जाता है। ठीक है, इस वजह से अपरदन के कारकों में जो प्रभावी है वह क्या है, बहता हुआ जल आपको दिखाई भी देगा। ठीक है, जिससे क्या होता है, घाटियों का निर्माण होता है। आपने बात पढ़ी होगी, हमने पढ़ा होगा ना क्या, कि वी आकार की घाटी, गार्ज आदि का निर्माण होता है, जल गर्तिका, अवनमित कुंड का निर्माण होता है, आपने इसके बारे में भी सुना होगा। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि नदियां क्या करती हैं, बनाकर विसर्प बनाकर चलती हैं, तो विसर्प का निर्माण होता है। क्या होता है, इससे विसर्प का निर्माण होता है। किसके माध्यम से हो रहा है, बहते हुए जल के माध्यम से हमें ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर दूसरा पवन, पवन के द्वारा होने वाले अपरदन को भी आप भौतिक अपरदन की श्रेणी में शामिल करेंगे, क्योंकि इससे होने वाला जो अपरदन है, देखिए आप मरुस्थलीय क्षेत्र में देखते होंगे पवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती है, घर्षण के माध्यम से भी अपरदन करती है, और अपवाहन के माध्यम से, डिफ्लेशन के माध्यम से भी क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेत के कणों को लेकर जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखें, पवन अपरदन द्वारा या कह सकते हैं पवन अपरदन द्वारा क्या होता है, अपवाहन, अपवाहन की क्रिया होती है। अपरदन द्वारा ध्यान क्या रखना है, अपवाहन की क्रिया होती है। अब यहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हैं कि अपवाहन क्या है। अपवाहन क्रिया का मतलब है कि क्या पवन के द्वारा रेत या आप कह सकते हैं चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े, इन्हें अपनी ओर प्रवाहित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ये क्या है, ये अपवाहन की क्रिया। ठीक है, तो पवन अपरदन द्वारा अपवाहन की क्रिया होती है, और अपवाहन की क्रिया के माध्यम से एक शब्द आपने सुना होगा, छत्रक। मरुस्थल में छत्रकों का जो निर्माण होता है वह पवन की अपवाहन की क्रिया के माध्यम से ही होता है। तो ठीक है, प्लाया शब्द सुना होगा आपने, पेडिमेंट शब्द आपने सुना होगा। इन सभी का जो फॉर्मेशन होता है वह किसके माध्यम से होता है, वह पवन के द्वारा, जो पवन अपरदन के माध्यम से जो अपवाहन की क्रिया होती है उसके माध्यम से होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब हम भौतिक अपरदन की बात करते हैं तो भौतिक अपरदन में ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम रासायनिक अपरदन के बारे में कि आखिर रासायनिक अपरदन क्या है। रासायनिक अपरदन में जो आपको एक शब्द ध्यान रखना है, संक्षारण। रासायनिक अपरदन संक्षारण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। संक्षारण एक प्रकार का क्या है, यह रासायनिक क्रिया है। संक्षारण किसी प्रकार के केमिकल के रूप में बदलाव। देखिए, जब भी हम संक्षारण की बात करेंगे तो आपने शब्द सुना होगा ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं जैसे ऑक्सीकरण, यानी चाहे बहता हुआ जल हो, बहते हुए जल के प्रवाहित होने से आसपास की चट्टानों का यदि ऑक्सीकरण हो जाता है, यदि चट्टानों का कार्बनीकरण हो जाता है, ध्यान रखें। ठीक है, कार्बनीकरण हो जाता है तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है, रासायनिक अपरदन कहलाती है। रासायनिक अपरदन में क्या शामिल होगा, संक्षारण की क्रिया, संक्षारण की प्रक्रिया शामिल होगी।
ये कहीं ना कहीं रूप परिवर्तक या कलर में चेंज में भी क्या होगा, सहायक होगा। ठीक है, तो रासायनिक अपरदन की जब हम बात करेंगे, केमिकल इरोजन की जब हम बात करेंगे, तो ध्यान रखें केमिकल इरोजन यानी एक ऐसे अपरदन की बात की जाएगी जहां संक्षारण की क्रिया होती है, और संक्षारण की क्रिया में जो मुख्यतः रासायनिक घटनाएं घटित होती हैं, रासायनिक क्रियाएं घटित होती हैं, उनमें ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण शामिल हो जाता है। ठीक है, तो आपने ये शब्द सुने ही होंगे। मुख्यतः जो भी ध्यान रखिएगा, इसमें जो शामिल होगी वह क्या होगी, मुख्यतः नदी शामिल होती है इन सब में, क्योंकि जल के माध्यम से प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो मुख्यतः इसमें क्या शामिल होती है, शामिल होता है नदी का जल। नदी के जल के माध्यम से विभिन्न रासायनिक अपरदन की जो क्रियाएं हैं वे क्या होती हैं, संचालित होती हैं, या आप कह सकते हैं यहाँ पर ये सारी क्रियाएं इसके द्वारा ही घटित होती है। ठीक है, यदि मान लीजिए कि नदी के जल के द्वारा जो अपरदन है ऊर्ध्वाधर है, बहुत तेजी से जल इस तरीके से गिर रहा है, यदि इस तरीके से जल गिर रहा है, ऊर्ध्वाधर नदी गिर रहा है, जल गिर रहा है, तो नदी घाटी का निर्माण होता है। और जब नदी घाटी का निर्माण होता है और ऊर्ध्वाधर अपरदन है, ऊर्ध्वाधर अपरदन है, तो नदी की घाटी या नदी कह सकते हैं क्या हो जाती है, और गहरी हो जाती है। गहराई क्या होती है इसकी, बढ़ जाती है। नदी घाटी की गहराई क्या होती है, बढ़ जाती है। और यदि अपरदन कैसा हो, क्षैतिज हो, नदी के जल के द्वारा यदि अपरदन कैसा होगा, क्षैतिज होगा, कुछ इस तरीके से होगा, तो क्या होगा, नदी घाटी की चौड़ाई बढ़ जाती है। नदी घाटी की चौड़ाई बढ़ जाती है। ठीक है, चौड़ाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो दोनों अपरदन है वे किससे प्रभावित कर रहे हैं, स्थलाकृतियों को प्रभावित कर रहे हैं। सतह पर जितनी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वे उन सभी के निर्माण में, उन सभी की फॉर्मेशन में, ध्यान रखें यदि आंतरिक बल के माध्यम से हो रहा है यानी सतह पर स्थलाकृतियां बनी। ठीक है, अब समतल स्थापक करने के लिए, समतल के निर्माण के लिए जो बल कार्य करता है उसे हम बहिर्जात बल कहते हैं, इसलिए इसे समतल स्थापक बल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो स्थलाकृतियां बनी है उन्हें सपाट करना चाहता है, और इस क्रम में वह चट्टानों का क्या करता है, विघटन वियोजन करता है। विघटन वियोजन में चट्टानों के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है, और स्थानांतरित करने के क्रम में दो प्रकार से अपरदन होता है, एक तो भौतिक अपरदन और दूसरा रासायनिक अपरदन। भौतिक अपरदन में कैसे कार्य करता है, कैसी नदियां घाटियां विसर्प का निर्माण होता है, कैसे पवन के माध्यम से छत्रक, पेडिमेंट या आप कह सकते हैं प्यासा का निर्माण होता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। प्लाया का इंपॉर्टेंट, प्लाया नाम ध्यान रखिएगा, प्लाया, प्लासा नहीं प्लाया। ठीक है, इनका निर्माण होता है, इनका फॉर्मेशन होता है। हिमनद के माध्यम से जो अपरदन होता है, ध्यान रखें उसमें उत्पादन यानी प्लकिंग, प्लकिंग की प्रक्रिया होती है। ये भी किसमें शामिल है, ये भी भौतिक अपरदन में शामिल है। तो हिमनद, हिमनद में आपने प्लकिंग शब्द सुना होगा जरूर। इसके माध्यम से जो प्रोसेस होती है, उत्पादन की प्रक्रिया होती है, ये भी भौतिक अपरदन के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान के रखना है रासायनिक अपरदन में होने वाला संक्षरण शामिल होता है दो तरीके से, जैसे हालांकि दो तरीका तो नहीं है, ऑक्सीकरण कार्बनीकरण के अलावा भी कई रासायनिक अपरदन के कारक हैं, ध्यान रखना है। नदी के जल के माध्यम से खासतौर पर अपरदन देखने को मिलता है विशेष रूप से। ध्यान के रखना है रासायनिक अपरदन की जब हम बात करते हैं तो अपरदन की बात करेंगे, तो ध्यान रखें इसमें चूंकि रासायनिक अपरदन शब्द है यानी केमिकल यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। केमिकल के माध्यम से जो भी चीजें होंगी, अपरदन और परिवहन, दोनों, परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ये दोनों क्या है, अनाच्छादन की गतिज ऊर्जा के रूप में कार्य करते हैं। अनाच्छादन हमने पढ़ा ड्यूनिडेशन, और अनाच्छादन में अक्षयन और अपरदन दोनों शामिल है, और आज हमने पढ़ा अपरदन के बारे में। ध्यान रखें जो परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीजों, सामान या किसी चीज को लेकर जाना, दूसरा जब आप चट्टानों के माध्यम से या आप कहेंगे किसी भी प्रकार की स्थलाकृतियों में जो अपरदन के कारकों के माध्यम से बदलाव देखने को मिलता है, ये दोनों क्या है, ये क्या है, दोनों गतिक क्रिया है। यहाँ पर कैसी ऊर्जा उत्पन्न होती है, कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को गतिज कहते हैं, गति कहते हैं चीजों की, या कह सकते हैं चट्टानों की छोटे छोटे टुकड़ों की क्या हो रही है, गति हो रही है। ठीक है, तो ये किसमें शामिल हो जाते हैं, गतिज ऊर्जा में शामिल होते हैं, और किसके भीतर, अनाच्छादन के भीतर। अनाच्छादन किसमें है, अनाच्छादन के भीतर दो चीजें शामिल है, अपक्षय और अपरदन। और आज हमने डिटेल से पढ़ा किसके बारे में, अपरदन के बारे में, कैसे अपरदन होता है, कैसे अपरदन कार्य करता है। अपरदन का मतलब कैसे चट्टानों में जो असंगठित जो अवसाद है, उन अवसादों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हुआ, स्थानांतरण के क्रम में जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हुए, हम क्या कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम अपरदन कहते हैं। ठीक है, अपरदन दो तरीके से, भौतिक और रासायनिक।
कैसे, यह भी हमने पढ़ा और इसे समझने की कोशिश की। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ खास इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।